एपिसोड है और इस 8वें एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय पुलिस प्रशासन की। अलग अलग राज्यों की पुलिस है, सेंटर की एक दिल्ली पुलिस है, उनका क्या रोल है। आए दिन आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में पुलिस का क्या रोल होता है, दंगे होते हैं, दंगों में किस प्रकार का रोल होता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल ये इस मुद्दे पर बात करने का अवसर हमें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले ही एक फटकार लगाई। उसमें उन्होंने फरवरी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस मामले में ये फटकार लगाई है। वो क्या मामला था, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, पुलिस का क्या रोल उसमें था, इन सवालों पर भी, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर है। मैं उनका स्वागत करता हूं थॉटकास्ट के इस 8वें एपिसोड में। शुक्रिया संकेत। हम शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस को, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। फरवरी 2020 में दंगे हुए थे और उस कर सुनवाई करते हुए जो बात कही है वो हमें बताइए कि क्या मामला था और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्या कहा है। देश भर में, खास तौर पर दिल्ली में CAA को लेकर, NRC को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे जी। और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो या जामिया यूनिवर्सिटी का आंदोलन हो या दिल्ली में और देश में अलग अलग जगह पर लोग ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून बनाया गया था, एक मानवता के और नागरिकता के विरोध में, संविधान के विरोध में जाकर ये जो कानून बनाया था उसके विरोध में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और देश में अलग अलग राज्यों में देश के अलग अलग समुदायों की तरफ से ये आंदोलन हो रहा था और कहीं भी किसी भी तरीके से कोई हिंसा वहाँ पर नहीं हो रही थी। मगर जब फरवरी महीने में CAA के समर्थन में जो सरकार, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा प्रायोजित जो आंदोलन किए गए, खासतौर पर दिल्ली में हम लोग देखेंगे तो CAA और NRC के समर्थन में भी कुछ रैलियां प्रदर्शन किए गए जी। और उस प्रदर्शन में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसाएं की गई। और इन प्रदर्शनों से पहले दिल्ली में जो BJP के नेता रहे या संघ परिवार से जुड़ी हुई संस्था के लोगों के द्वारा भड़काऊ भाषण भी हुए। जैसे आपने देखा होगा कपिल मिश्रा का लगातार उकसाने वाला जो भाषण रहा, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाकायदा पुलिस के पास में भी रिकॉर्ड्स थे। और वो भाषण फिर चाहे कपिल मिश्रा का हो या अलग अलग जो BJP के नेता अनुराग ठाकुर जो उसमें बड़े कैबिनेट मतलब स्टेट मिनिस्टर जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके भी भड़काऊ भाषण रहे। और उन भाषणों के बाद में CAA के समर्थन में जो आंदोलन हो रहे थे उसमें बड़े पैमाने पर हिंसाएं हुई। 4 दिन तक दिल्ली में ये हिंसा चलती रही और ये हिंसा इतनी ज़्यादा उग्र थी कि लगभग 53 लोग उसमें मारे गए, हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा और निशाना बनाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टियां जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनके ऊपर हमले किए गए। अब मरने वालों की संख्या में 53 में से 38 मुसलमान थे। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो निशाना किसके ऊपर बनाया गया था। और पुलिस में बाद में जो चार्जशीट बनाई और चार्जशीट बनाने के बाद में जिन पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ाया, जिन लोगों को गिरफ्तारियां की गई, उसमें भी बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को ही पकड़ा गया जी। आपने देखा होगा उस समय में जामिया के इंस्टीट्यूट में जाकर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी जाकर भी किस तरीके से पुलिस ने वहां पर हमले किए थे, CCTV फोड़े थे और ये सारा हुआ। अब ये जब सारा मामला चला तो उसको लेकर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के मन में पुलिस की भूमिका को लेकर जो है सवाल खड़े हुए। अब ये सारा असल में इसलिए हुआ था कि उसके बाद में दिल्ली में चुनाव हुए, चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारा भाषण किया गया था, ये सारा फसाद घड़वाया गया था ताकि उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाए। और ये बात खुलकर अमित शाह के द्वारा भी ये बात कही गई। दिल्ली की पुलिस चूँकि स्टेट मिनिस्ट्री के नियंत्रण में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो सीधा का सीधा ये जो पुलिस की जो भूमिका थी दंगों को कंट्रोल करने के या उसके नियंत्रण के लिए जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अब उसके बाद में बहुत सारे केसेस गए, लगभग 410 से ज़्यादा के FIR जो है ये मुस्लिमों के द्वारा दायर किए गए थे। उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, उनके ऊपर हमले हुए, जो लोग उसमें घायल हुए या जिनकी मौत हुई उनके परिजनों के द्वारा, और अलग अलग ऐसे 410 से ज़्यादा FIR रजिस्टर हुए। 190 जो FIR थे वो हिंदुओं के द्वारा, जो FIR में कहा गया कि जो राइट विंग की तरफ से जो हिंदू लोग हैं उनके द्वारा दायर किए गए। मगर
अब 410 से ज़्यादा के एफआईआर मुसलमानों की तरफ से दायर किए गए, मगर जब पुलिस की बाद में जो गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर मुसलमानों ने ज़्यादा दायर किए मगर उसके बाद भी गिरफ्तारियां मुसलमानों की ही ज़्यादा हुई। तो ये भी पुलिस की भूमिका जो है शुरू से लेके 53 में से 38 लोग अगर मुस्लिम मारे जाते हैं तो प्रॉपर्टियां ज़्यादा जलाई गई, उनके नुकसान ज़्यादा हुए। यहाँ तक कि उस समय पुलिस के सामने दंगे हो रहे थे। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आए कि पुलिस दंगा भड़काने वाले लोगों के साथ में खड़ी है, उनको मदद करने का काम कर रही है। और जो पुलिस ड्यूटी पर जा रहे या वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, किसी के भी कंधों पर कोई बैच नहीं है, हेलमेट डालकर वो खड़े हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। और बड़े ऐसे वीडियो सामने आए कि पुलिस वहाँ तमाशा बनकर खड़ी है और दंगाई चला रहे। और कुछ नारे, कुछ वीडियोस ऐसे भी है कि एक बड़े स्लोगन्स लगाए जा रहे थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, यहाँ तक कि नारे लगाए जा रहे थे। और दंगाई लोग खुलकर ये दंगा कर रहे थे कि जैसे खुली छूट हो उनके दंगाई करने के लिए, और पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी उनको। और जहाँ मुसलमान प्रतिरोध कर रहे थे तो वहाँ अगर मुसलमान हावी हो रहे या कंट्रोल कर रहे उन दंगाइयों को, तो वहाँ दंगा रोकने वाले मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। उसके भी वीडियो सामने आए। अब ये जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट का जो आया, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भी कुछ वहाँ पर सरकार के द्वारा रखा गया, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण से सारा मामला हो रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाई गई फटकार है, होम मिनिस्ट्री को लगाई गई फटकार है। और उन्होंने कहा कि ये अनबेक्ड, मतलब जो है हम लोग कहें कि एक अध कच्चा अध पका हुआ जो एविडेंस या जो उन्होंने कोर्ट के सामने जो बात रखी, और एक उन्होंने एक खास शब्द इस्तेमाल किया, यूजलेस पीस। मतलब किसी तरीके से कोर्ट के सामने ऐसी बात रखी गई जो किसी काम की नहीं। कोर्ट ने तो ये कहा कि मामूली इंक्वायरी के लिए भी जो सारे तथ्य फैक्ट जमा किए जाते, उतना भी होमवर्क आपने नहीं किया। ये रिपोर्ट में आपने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है जी। आपके पास आईएएस है, आपके पास आईपीएस से इंक्वायरी करने के लिए इतनी सारी मशीनरी आपके पास है, उसके बावजूद भी आपने ये सारा किया। तो ये तो एक कोर्ट के सामने ये एविडेंस या जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, जो बात रखी, वो एक तरह से कोर्ट उनको फटकार लगाते हुए कह रही है कि आपने किसी तरीके से कानून को ध्यान में रखकर जो बेसिक चीजें तैयार करनी चाहिए तो वो नहीं की। जी जी। ये अभी पुलिस प्रशासन जो है वो आमतौर पर जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, तो जिसकी सरकार होती है वो पुलिस को नियंत्रित करता है। तो इस पुलिस प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम लोग पुलिस व्यवस्था के जड़ में जाकर जाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो पुलिस ये शब्द भारतीयों के लिए नया है, क्योंकि ये मूलतः भारतीय शब्द नहीं है। यहाँ अंग्रेज आने से पहले पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ मिलिट्री थी, हम लोग ये कह सकते कि राजाओं के पास फौज होती थी, इन्फेंट्री होती थी, मगर पुलिस नाम की कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी अंग्रेज आने तक। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने पहली बार भारत में पुलिस व्यवस्था लाई। खासतौर पर 1857 का जो मामला हुआ, जो लड़ाई हुई, बगावत हुई अंग्रेज़ों के विरोध में, उसके बाद में 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया, और इसके तहत भारत में पुलिस की व्यवस्था बनाई गई। और ये पुलिस एक नई व्यवस्था भारत की समाज व्यवस्था के लिए लाया गया। इसलिए आज भी बहुत सारी भाषाओं में पुलिस शब्द का जो अर्थ होता है, या जो उसका हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन वाला जो वर्ड है नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही भारतीय व्यवस्था के लिए एकदम से नया था। तो ये नई व्यवस्था लाई गई, और ये व्यवस्था बनाते समय अंग्रेजों ने उसको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया था। वो अपना राज भारत में कायम करना चाहते थे, और अपने राज को कायम करने के लिए उनको जो जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई थी, ताकि किसी तरीके से कोई बगावत सरकार के विरोध में ना हो। और अगर कोई सरकार के विरोध में बगावत करता है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसको दबाने के लिए दो चार डंडे उसको लगाकर उसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था बनाई थी। अब ये पुलिस की व्यवस्था बनाते समय अंग्रेजों ने कुछ उसमें विशेषताएं भी रखी। अंग्रेजों ने लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग देशों में कॉलोनियज बनाए थे, और उन लोगों पर उनका राज था। और हर प्रदेश में अंग्रेजों ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुलिस बनाई। मगर भारत में जब उन्होंने पुलिस व्यवस्था बनाई तो उन्होंने यहाँ की समाज व्यवस्था को ध्यान में रखकर, यहाँ जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज व्यवस्था चलती, उसके आधार पर उन्होंने पुलिस व्यवस्था को भी खड़ा किया। जब ये कानून बना, उससे पहले लगभग 200-250 साल तक अंग्रेज भारत में रह चुके थे,
16वीं सदी में आए थे, तो ये कानून बनने तक लगभग हम ये कह सकते हैं कि 200-250 साल का अनुभव भारत की समाज व्यवस्था का, धर्म व्यवस्था का अंग्रेजों का हो गया था। और उस समाज व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को अंग्रेजों ने बारीकी से देखा था कि यहाँ की जो व्यवस्था है ये तो वर्ण और जाति के आधार पर खड़ी है, उच्च नीचता पर ये सारी व्यवस्था खड़ी है, और केवल मुट्ठी भर लोग जो है केवल धर्म के आधार पर इन सारे लोगों पर, हम जिनको 85% लोग कहते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण बनाकर राज कर रहे हैं। तो एक वर्ण व्यवस्था की, क्रमिक असमानता की, उच्च नीचता की समाज व्यवस्था भारत में थी जी। और यहां मनुस्मृति का राज था और मनुस्मृति का शासन चलता था जी। तो जब दुनिया की सबसे घटिया व्यवस्था जो गुलामी की है, जो वंशवाद और वर्णवाद से भी नीचे या उससे भी बदतर व्यवस्था जो थी, ये भारत में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी। जो हम लोग ये कहते हैं कि क्लास या रेस जो है, उससे भी गया गुजरी व्यवस्था जो थी ये थी। अब जब ये व्यवस्था अंग्रेजों ने देखी और ये समाज व्यवस्था जाति और वर्ण पर, उसमें भी उच्च नीचता के आधार पर खड़ी है, तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था भी बनाई। अब जिस व्यवस्था में गैर बराबरी हो, उच्च नीचता हो, वहां मानव अधिकारों पर, समानता पर काम करने वाली पुलिस व्यवस्था कैसे काम कर सकती? इसलिए अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक यहाँ की पुलिस ना समानता को मानती है, ना मानव अधिकारों को मानती है। जो वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, वो पुलिस प्रशासन में किस प्रकार से लागू? उसी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था में जो बर्बरता की व्यवस्था है, मानव अधिकारों का हनन करने वाली जो बात है, वही व्यवस्था उन्होंने लागू की। आज आम शहरी के मन में पुलिस को लेकर डर है। बिल्कुल। राइट्स के मामले में तो छोड़िए, फसाद के मामले में तो छोड़िए, सामान्य परिस्थिति में भी अगर वो पुलिस थाने में जाता है तो बड़ा अधिकारी तो छोड़िए, मामूली कांस्टेबल भी जो है उसके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर वो एक शक की तरह से, एक चोर की तरह से देखता है और उसी के ऊपर डंडे लगाए जाते हैं। इस देश की साधारण जनता जो है पुलिस थानों में, कोर्ट में जाने से डरती है। आपने 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व सीजे और राज्यसभा के जो रहे हुए जो सांसद है, उनका भी कहा कि मैं कोर्ट में जाना नहीं चाहता कि वहां न्याय नहीं मिलता। तो पुलिस थाने में भी तो कहाँ न्याय मिलता है? न्याय की शुरुआत तो कहाँ से होती? पुलिस थानों से होती है। तो पुलिस थाने में जब वो जाता है तो वहां अगर उसको मामूली कंप्लेंट भी रजिस्टर करनी है तो वो पहले पुलिस थाने में जाने के बजाय वहां के लोकल पॉलिटिशियन के पास जाता है और उस पॉलिटिशियन आदमी को साथ में लेकर फिर वो पुलिस थाने जाता है, तब जाकर कहीं उसकी बात सुनी जाती है। यहां तक कि जब एट्रोसिटीज होती है SC/ST के ऊपर, तो एट्रोसिटीज रजिस्टर करने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं, हजारों के मोर्चे निकलने पड़ते, रैलियां निकालनी पड़ती है, तब जाकर कहीं पुलिस जो है वो मामले को रजिस्टर करती है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई मामले की FIR रजिस्टर करो। तो पुलिस थाने में साधारण जनता का अनुभव जो है वो अलग है, और वही जो ताकतवर आदमी अगर पुलिस थाने में जाए तो पुलिस उसकी सेवा करने के लिए हाजिर होती है। बिल्कुल। अब नीरव मोदी को अभी भारत में लाया भी नहीं गया, उससे पहले उसको जेल में क्या क्या सुविधा दी जाएगी, उसके लिए जेल में क्या क्या होगा, ये खबरें आना शुरू हो जाती है। जी। तो आया भी नहीं, उसको अभी पकड़ा भी नहीं है, उससे पहले ही उसकी सारी व्यवस्था आती कि उसको जेल में क्या मिलेगा, कौन सा कंबल मिलेगा, कौन सा तकिया मिलेगा, अखबार पढ़ने को मिलेगा या होगा, वो सारी खबरें पहले से आती है। यहाँ तो जेल में भी 5 स्टार सुविधा मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो आम शहरियों को जो सुविधा मिलने के लिए है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेजों ने पुलिस की व्यवस्था साधारण लोगों के हितों के लिए बनाई। दुनिया का कोई भी शासक वर्ग जो है ये पुलिस की व्यवस्था क्यों बनाता है? मिलिट्री या पुलिस किस लिए बनाई जाती है? वो तो शासक लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, और उनके विरोध में अगर कहीं कोई बगावत होती है, उसके विरोध में कोई आंदोलन चलता है तो उसको दबाने के लिए होती है, वो जनता के लिए नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ये जो पहली बात है कि ये प्रभु वर्ग जो होता है, जो साधन संपन्न या शासक वर्ग जिसको हम कहते हैं, शासक वर्गों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई। तो यही व्यवस्था आज़ादी मिलने के बाद नेहरू की सरकार थी, वो बदल सकते थे, इंडियन पुलिस एक्ट में बदलाव कर सकते थे। उनमें जो बर्बरतापूर्ण जो अधिकार उनको दिए हैं, भारत में सबसे ज्यादा कानून का अगर कोई दुश्मन है या कानून की अवहेलना करने वाले अगर कोई संस्था है तो पुलिस है। तो आपके किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं मानते। आपने देखा होगा कि अगर सड़क पर आप सिग्नल क्रॉस करते समय अगर आते हैं तो वहां जो मामूली ट्रैफिक हवलदार होता है वो किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है। तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने की
और एक बर्बर पुलिस का चरित्र जो है भारत में खड़ा किया, जो सबसे करप्ट है, बर्बर है, मानवाधिकारों के विरोध में है और संविधान की हर बार धज्जियां उड़ाने वाली जो है वो ये पुलिस भारत में बनी हुई है। अभी पुलिस का दो प्रकार का रोल हमें आम तौर पर आम लोगों को भी दिखाई देता है। वो ये है कि सरकार के विरोध में जो आंदोलन हो रहे उन आंदोलनों को दबाने के लिए, और दूसरा दंगे जो होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, छोटी मोटी घटना भी जो होती है वो भी कई बार दंगों में रूपांतरित हो जाती है। तो इन दो मामलों में पुलिस का जो रोल है वो आंदोलनों के विरोध में होता है, आंदोलनों को दबाने वाला होता है, और दूसरी बात दंगों में वो निष्क्रिय भूमिका, या कई बार आपने भी जिसका जिक्र किया दिल्ली दंगों का, कि वो दंगाइयों के समर्थन में एक प्रकार का रोल होता है। तो इन दोनों को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या बर्बरता की जो आपने बात की, क्या पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो नियम और कानून के अनुसार? संविधान ने तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर जनता को कहा गया है जी, इसलिए प्रियम्बल में भी ये बात कही है कि वही द पीपल ऑफ इंडिया, सत्ता के सारे स्रोत लोकतंत्र में जनता के पास होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग फैसलों में इस बात को बार बार कहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई ऑफिस है इस देश में, प्रेसिडेंशियल हाउस या पार्लियामेंट हाउस से भी, तो वो है हाउस ऑफ पीपल। जनता ही सर्वशक्तिमान है। अब जनता ही सर्वशक्तिमान है ये तो केवल एक हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बयान बन चुका है। हकीकत में क्या है? अभी जैसे आपने जो बात कही कि आंदोलन हो या कोई भी बात हो तो उनको दबाने के लिए सबसे पहले सरकार के द्वारा पुलिस का ही इस्तेमाल होता है। किसान आंदोलन में भी हम हो या कोई भी बात हो जो सरकार के विरोध में जब भी कोई बात खड़ी होती है तो सबसे पहले सरकार जो है अपने वफादार के तौर पर पुलिस को खड़ा करती। अंग्रेजों के समय में भी यही होता था और इसीलिए राज्यकर्ताओं ने पुलिस को ये अनियंत्रित अधिकार जो है अपने हितों को ध्यान में रखकर दिए हुए। पुलिस क्या करती है? उसके विरोध में खड़े हुए आंदोलन को दबाती है, उसको दो चार डंडे लगाकर ठंडा कर देती है। उसके ही विरोध में काम करने वाले, जो किसी राजनेता के विरोध में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में कोई लड़ाई हो रही है, अपोजिशन पार्टी वाला आदमी है तो उसको पकड़कर झूठे मुकदमे में फंसाने का भी काम पुलिस करती है। चुनाव के मामले में हमने देखा है, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि चुनाव को ध्यान में रखकर योगी सरकार के द्वारा जो भी उनकी विरोधी है तो उसके विरोध में जितने भी पुराने केसेस है उसको दोबारा खड़ा किया जा रहा है और उनको परेशान करके मतलब जेल में डालने का, उसको डराने धमकाने का काम हो रहा है। और उसके लिए सबसे पहले लेवल पर पुलिस का इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा काम ये पुलिस के द्वारा क्या करवाते? अगर सत्तारूढ़ दलों के द्वारा या किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडाई की गई हो या उनके द्वारा कहीं कोई अत्याचार किया गया हो तो उसको बचाने का भी काम पुलिस के द्वारा किया जाता है। उन्नाव में आपने देखा होगा, चिन्मयानंद के बारे में भी आपने देखा होगा। रूलिंग पार्टी के एमएलए है, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर बलात्कार के, हत्या के, डकैती के, अपहरण के केस है और उस मामले में भी पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्नाव के मामले में तो खुलकर हमने देखा, चिन्मयानंद के मामले में हमने देखा, आसाराम बापू के केसेस में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो है प्रशासन जो है पूरी ताकत लगाकर इनको बचाने के काम में लगा हुआ। यहीं तक की बात नहीं है, एट्रोसिटी जब होती है तो पुलिस पहले तौर पर इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती कि एट्रोसिटी हुई है। हाथरस के कांड में आपने देखा कि किस तरीके से रात में जाकर पेट्रोल डालकर उस मनीषा को जलाया गया। अभी उन्नाव के मामले में भी दूसरी जो घटना सामने आई वो भी हमारे सामने। तो पुलिस जो है, जैसे आपने कहा कि जिसकी पुलिस होती है सरकार उसकी होती है, तो पुलिस के चरित्र में भी समाज की परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होते रहता है और ये बदलाव जो है हमेशा शासक वर्ग के साथ में मिलजुल कर काम करने वाला या शासक वर्ग के इशारे पर काम करने वाला होता है। वो कभी भी जनता के हित में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए हमेशा दंगे हो या आंदोलन हो, पुलिस हमेशा जो है वो शासक वर्ग के हितों में काम करती है और शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोगों के विरोध में भी झूठे केसेस बनाए जाते हैं और ये केसेस बनाकर उनको परेशान किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। उसको ये देखा जाता है, अभी भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस के द्वारा कितने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए गए। तमिलनाडु में तो 2 लोगों की हत्या तक हुई पुलिस की मार पिटाई से। न उन्होंने बच्चे देखे, ना मतलब महिलाएं देखी, ना बूढ़े बुजुर्ग देखे, डंडे चलाते रहे। ये अधिकार पुलिस को किसने दिया? ये जो ब्रुटैलिटी जो है ये पुलिस प्रशासन को करने का अधिकार किसने दिया? लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, मीडिया वाले कवरेज कर रहे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही।
अगर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर ये सारा हो रहा है। तो क्या ये जो बातें हैं ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी साधारण से साधारण जो होते हैं उनको समझ में नहीं आती कि उनका उपयोग किया जा रहा है? अभी किसान आंदोलन को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके अलावा उन पर पानी की बौछारें की गई इतनी ठंड में, जिसकी वजह से भी कई किसानों की मौत हुई। तो क्या पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही लोग हैं जो हमारे घर में हैं, किसान उनके भी घर में होंगे? तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं? कभी उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ? और दूसरा मेरा प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ है कि पुलिस में अभी तक यूनियन बनाने की कोई सुविधा या ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं दिया गया है, तो क्या मामला है ये? देखिए, उसमें जो बात आपने कही कि पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती, तो उनके विवेक के ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा। नैतिकता के आधार पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता वाली बात हो गई, मगर उनको जो संविधान ने जो बात कही है उसको भी मानने के लिए राजी नहीं है। जैसे एक ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी जो नक्सल एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मिलिट्री ने वो करने से मना कर दिया। तो मिलिट्री अगर कर सकती है तो पुलिस भी कर सकती है, ऐसा डिसीजन ले सकती है कि नहीं हम किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। पुलिस को सरकार के द्वारा सीधे तौर पर नियंत्रित करके अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करवाने के लिए कहा जाता, तो वो करवाती है। और इसके बदले में पुलिस प्रशासन को जो उनके भ्रष्टाचार के मामले हो और भी दूसरे को जो उनके द्वारा किए गए गलत आचरण को समर्थन देने का काम राजनीतिक व्यवस्था करती। करप्शन के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर बार बार ऐसे बहुत सारे कमीशन बैठे और बहुत सारे ऐसे लोगों को अनुभव है कि सबसे ज्यादा करप्शन के मामले में जिन संस्थाओं का नाम आता है उसमें पुलिस भी शामिल है। मामूली ट्रैफिक सिग्नल पर जो आपको अनुभव आता है कि 100-200 रुपए लिए बगैर वो ट्रैफिक हवलदार भी आपको नहीं छोड़ता। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, आपको जमानत लेनी है उसके लिए पुलिस को देना पड़ता है, जेल के अंदर अगर आप हो तो आपको खाना घर से लाना या जो भी थोड़ी बहुत सुविधा है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो हर जगह पर भ्रष्टाचार के ऐसे बहुत सारे मामले कमीशन के द्वारा, पुलिस रिकॉर्ड में भी इन बातों को कहा गया है कि करप्शन होता है। अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के द्वारा गलत तरीके अपनाए जाते हैं, मगर ऐसे मामलों में उनको बचाने का काम जो है राज्यकर्ता जो है, शासक वर्ग, वो करता रहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में। तो पुलिस इनका इस्तेमाल, मतलब पुलिस प्रशासन का जो इस्तेमाल है राज्यकर्ता अपने हितों के लिए करते रहे। यूनियन की बात है कि उनको अधिकार के लिए नहीं, उन्होंने उसके लिए कुछ पाबंदियां उनके ऊपर लगाई है ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ मामला, इस वजह से उनको, मतलब जो आईपीएस लेवल के जो अधिकारी है उनको एसोसिएशन बनाने का या उनको यूनियन बनाने का मामला उनके साथ है, मगर नीचे का केडर का जो कर्मचारी है या अधिकारी है उसके ऊपर पाबंदियां है। तो क्या आईपीएस लेवल के अधिकारियों के भारत में ऐसे कोई या किसी राज्य में उनके है एसोसिएशंस है, उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनके लिए काम करते, वेलफेयर के नाम पर काम करते, तो उसके लिए है वो बहुत सारा मामला। तो जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली सुदर्शन टीवी के द्वारा यूपीएससी जिहाद का जब मामला चला था, तो ऐसे ही जो आईएएस लोगों का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा उसको कंडेम भी किया गया था। आपको याद होगा जब सुदर्शन टीवी के द्वारा यूपीएससी जिहाद को लेकर खास तौर पर एक धर्म विशेष को बदनाम करने वाले जो एपिसोड चलाने की बात कही थी, तो आईएएस एसोसिएशन ने इसको कंडेम भी किया था। जी। अभी पुलिस कस्टोडियल डेथ की भी एक बात है। बहुत सारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पुलिस केवल शक की बिना पर पकड़ते हैं, फिर उनको जेल के अंदर मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अभी नवदीप कौर जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ भी मारा पीटी हुई पुलिस स्टेशन में और इसके अंदर डेथ भी हो जाती है। तो ये जो कस्टोडियल डेथ का जो मामला है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पुलिस का काम जो है ये फैसला करना नहीं है। पुलिस का काम जो है तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना है। मगर बहुत सारे मामलों में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में पुलिस ही जो है ये फैसला करती और वो फैसला कर कर ही ये मान कर चलती कि यही अपराधी, और कोर्ट की सजा आने से पहले ही वो खुद ही जज और जल्लाद बन जाते। जज, जूरी, जल्लाद तीनों की भूमिका पुलिस खुद ही करती। वो खुद ही जज बनते हैं, वो खुद ही जूरी बनते हैं और खुद ही जल्लाद भी बन जाते हैं और वो सजा भी देने का काम ही करते। और इसके लिए वो पुलिस के द्वारा
बल का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेशन के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर अपराध मतलब जो है जिनको पकड़ा गया है, जिनको वो कहते कि अपराधी है, तो उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कानून में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, मगर वो पुलिस जो है बहुत बड़े पैमाने पर इनके मानव अधिकारों के विरोध में जाकर उनके साथ ये व्यवहार करती है। और इसी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर डर कर लोग जो है कन्फेस करते, फिर कोर्ट में जाकर वो मामला बिगड़ जाता है। वो कहता है कि पुलिस ने मुझे मारा पीटा, इस वजह से होता है, मगर तब तक चार्जशीट बन जाती है और चार्जशीट बनने के बाद में केस वो चलते रहता और फिर वो अंडर ट्रायल कैदी बनकर उस जेल में सड़ते रहता। मुसलमानों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में या शेड्यूल कास्ट के विरोध में ही आम तरीका अपनाया गया। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में ही मराठवाड़ा में बीड जिले में एक लेडी ऑफिसर थी पुलिस डिपार्टमेंट की, तो उसका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था कि जिसमें वो खुलकर ये बात कहती कि मैं किस तरीके से SC ST खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाती हूँ जी। ये बीड जिले की एक सीनियर पुलिस डिपार्टमेंट की वो अधिकारी थी और उसका एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, वो वायरल भी हुआ कि किस तरीके से वो जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करके झूठे मुकदमे में जो है उनको फंसाती है और फिर उनको अपराधी बनाती है, उनके ऊपर थप्पा लगाया जाता, फिर उनको जमानत लेने से लेकर हर चीज़ को उनको जो उसमें शामिल ही नहीं उसको करना पड़ता। अब एक सिंबॉलिक मामला है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे समाज में होंगे, बस उसका रिकॉर्ड हुआ ये तरीके से, रिकॉर्ड हुआ, सामने आया। आदिवासियों को भी इसी तरीके से नक्सलाइट बनाकर उनको मारा जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी कहकर जेल में डाला जा रहा है। और हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात चलाई थी कि देश के जेलों के अंदर जो है SC ST जो है वो रिप्रेजेंटेड, वो है क्यों? ये पुलिस की वजह से तो जेल के अंदर है, वो क्रिमिनल है इस वजह से जेल के अंदर नहीं है, तो पुलिस का जो ये तरीका है इस वजह से। और जब उसको पकड़कर पीटा जाता है तो उसकी पीटने की हद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कस्टोडियल डेथ, पुलिस की कस्टडी में डेथ होती है, जुडिशियल कस्टडी में डेथ होती है। 2019 का आंकड़ा ये कहता है कि उस समय लगभग 1731 लोगों की मौत जो है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच में हुई। पिछले 10 सालों के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि प्रतिदिन 5 लोगों की जो डेथ है ये पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में हो रही, प्रतिदिन 5। 10 सालों का ये आंकड़ा है और इसमें भी ये जो पिछले साल का जो आंकड़ा ये कहता है कि 1731 मतलब लोगों की जो मौत है ये जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में हुई। लगभग 1606 लोगों की जो मौत है ये जुडिशियल कस्टडी में हुई और 125 लोगों की मौत जो है पुलिस कस्टडी में हुई। पुलिस के द्वारा पीटकर उनको मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको याद होगा कि उन्नाव में जिस लड़की का बलात्कार हुआ था उसका बाप जब कंप्लेंट लिखने के लिए गया था तो पुलिस ने उसको इतना पीटा कि उसकी उसमें मौत हो गई। अपनी बेटी पर बलात्कार हुआ, इसकी कंप्लेंट लिखने के लिए बाप पुलिस थाने में गया, उसकी हत्या हो गई। जो उसके परिवार के सदस्य थे उसको भी बाद में मारा गया। तो जब बाप को पुलिस ने मारा तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अब तक? तो इतने बड़े पैमाने पर जो है कस्टोडियल डेथ होती है, जुडिशियल डेथ होती है, पुलिस के अंदर की हुई और जुडिशियल कस्टडी की हुई। तो ये इतने बड़े अधिकार जो है मतलब अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके हत्याएं हो रही है। पुलिस की लिमिटेशंस कहाँ पर है, कितनी लिमिटेशंस हैं उनको? मैंने शुरू में भी कहा कि फैसला करने का अधिकार, सजा देने का अधिकार पुलिस का नहीं है। ये अधिकार न्यायपालिका का है और न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर ये फैसला करती है, विवेक के आधार के ऊपर भी ये जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं उसके आधार पर करती। मगर पुलिस खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बनने का काम कर रही है। यानी पुलिस का अधिकार केवल इतने तक है कि आरोपी को पकड़ो, सबूत इकट्ठा करो और कोर्ट में पेश करो। मगर मैंने कहा कि वो खुद ही फैसले करते, पीट कर मारा जाता है और वो छोटे छोटे अपराधियों को मारा जाता है। क्या उनकी औकात है जो इतने बड़े बड़े करोड़ों के स्कैम करने वाले लोगों को पीट कर मारे? बिल्कुल, उनके सामने चीजें करे। तो न्याय भी जो पुलिस की व्यवस्था भी जो है वो तो शासक वर्ग के हितों के लिए बनी है। जी जी। इसलिए दंगों में भी हो या साधारण परिस्थिति में भी हो, पुलिस कभी भी जनता की हितैषी नहीं रही। आंदोलन हो या रॉयट्स हो, हर परिस्थिति में पुलिस की भूमिका कभी भी न्याय के आधार पर नहीं होती। वो अपने शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए वहां खड़ी होती। जी बिल्कुल। अभी हमने दंगों का जिक्र किया या फिर जो धार्मिकता है उसके आधार पर ही पुलिस SC ST या मुस्लिम लोगों को टॉर्चर करती है। मतलब पहले तो पकड़ती है, हिरासत में रखती है, फिर उनके साथ मारपीट होता है, उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये पुलिस का जो कम्युनलाइजेशन जो हुआ है प्रशासन का, पूरे प्रशासन का, फिर वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी शासित प्रदेश में एक प्रदेश की पुलिस का ही कम्युनलाइजेशन हुआ है, तो पुलिस प्रशासन का जो कम्युनलाइजेशन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरू में भी इस बात को कहा था कि अंग्रेजों ने जब यहाँ की व्यवस्था बनाई तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर पुलिस को बनाया, और वो बनाते समय उन्होंने यहाँ की वर्ण और जाति, खासतौर पर ये जो उच्च नीचता वाली जो समाज व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, उसका कैरेक्टर है, वो डेवलप किया। अब वही जो कैरेक्टर जो है ये आज़ादी के बाद में शासक वर्ग जो था, नेहरू और कांग्रेस के लोगों के द्वारा उसको बरकरार रखा गया ताकि वो अपने मालिकों की हितों की रक्षा कर सके। और ये कम्युनलाइजेशन का जो बात आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही कम्युनल आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो वो तो पुलिस में आने वाला आदमी आएगा कहाँ से? समाज से ही आएगा। जब वो समाज से आएगा तो समाज के अंदर की जो उसकी गैर बराबरी की जो सोच है, जाति के आधार पर श्रेष्ठत्व का जो उच्च नीचता वाला जो उसकी सोच है, वही लेकर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। और डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि उसकी उस सोच को बदला जाए। इसलिए आज भी पुलिस में, उनके बोलचाल में, उनके व्यवहार में हम और वे इस्तेमाल होता है। उन गैर मुसलमानों को जब वो, मतलब मुस्लिम समुदायों को जब वो कम्युनिकेट करते हैं या उसके बारे में बोलते तो उसके लिए सीधा सीधा वो वे शब्द इस्तेमाल करते। और वो जब अपने लिए बात करते हैं, एक लार्जेस्ट टेक्स्ट में अगर वो हिंदू की बात कहे तो वो उनको हम के नाम पर कहते। तो उनके लिए आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी मुसलमान जो है वो भारत का नागरिक नहीं, वे के तौर पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो दूसरे है, हमारे समाज थर्ड पर्सन है और वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन में भी तो SC ST OBC के है या मुस्लिम कितने जो है कर्मचारी। ओवरऑल पैन इंडिया का आप उठाकर देखो तो 3 या 4% से ज्यादा मुस्लिम नहीं है। अधिकारी भी रहे हैं कितना है? उत्तर प्रदेश का अगर हम मामला उठाकर देखें तो 75 जिले, तो 75 जिलों में कितने मुसलमानों के IPS है, कितने SP है, SSP है या DG है, कौन है? SHO तो बहुत छोटे लेवल का अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 70 साल में पहली बार 2013 में एक मुसलमान को DGP बनाया गया। 70 साल में 75 जिलों में 3 या 4 जिलों से ज़्यादा SP या SSP जो है या उसके ऊपर वाला अधिकारी मुसलमानों का नहीं मिलेगा। यही हाल देश भर में दूसरे राज्यों में जाकर देखिए कि कितने अधिकारी लेवल जो मुसलमानों के हैं जो निर्णय लेने के काम पर है। 3 या 4% का मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ी, लोअर केडर में हो सकता है 4% हो, 5% हो, मगर IPS लेवल पर या जो पॉलिसी मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, उसमें कितने CBI के मामले में आपको मुसलमान अधिकारी मिले, कितने मुसलमान आपको रॉ में मिले, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में मिले? वहां तो खुलेआम पर यह डिस्क्रिमिनेशन है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में सिखों को भी उसमें से हटाया गया। NSG में कितने मुसलमान हैं? ये तो खुलकर कम्युनलाइजेशन हुआ है सारी सर्विसेज का, CBI का, उसके बाद रॉ का, IB का, NSG, जितनी भी सारी प्राइम सिक्योरिटी एजेंसीज है वो तो सारी की सारी कम्युनलाइज की गई है। और उन्होंने बाकी कम्युनिटीज के ऊपर ये ठप्पा लगाया है कि ये इंटीग्रेटेड नहीं है, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये कभी भी ये कर सकते, इसके लिए उनको उससे बड़ी चालाकी से निकाला गया। यानी ये करने का काम बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से शुरू से होता है, नेहरू के काल से ही। सिखों को कुछ समय तक उसमें शामिल किया गया था, मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में सिखों के साथ में भी यही सोच रखी गई। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें कितने मुस्लिम हैं, उसका आंकड़ा उठाकर देखिए कि उसमें कितने पैमाने पर मिलेंगे आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है सर्विसेज में बहुत कम है। और जब तक भारत में कोई भी प्रशासन का ढांचा उठा लीजिए, केवल मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटायर चीज़ें हो, जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, पुलिस सर्विसेज हो, जितना भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी देश के हितों के लिए बनाया गया है, वो जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तब तक वो न्याय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो भारत की पुलिस सर्विसेज तो कम्युनल लाइन पर ही चलती है, तो उसमें तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं। SC ST का नहीं, रिजर्वेशन होने के बाद में। जी, यही पूछने वाला था कि SC ST का कितना है, SC का भी नहीं है, रिजर्वेशन मिलता है, वो उनके मिलने के बाद में भी उसको लागू नहीं करता। अभी परसों ही हमने UPSC के जब मामले दिखाए कि रिजर्व लिस्ट में कितना व्यवहार किया। तो इसलिए दंगों के समय में पुलिस जो है ये कम्युनल लाइन पर काम करती है।
वो खाकी जो है उसकी जो है वो खाकी के अंदर जो उसकी मानसिकता है वो एक हिंदू के तौर पर या जो उसके दिमाग में ब्राह्मणों का धर्म जो है उसके आधार पर वो काम करती है। इसलिए जब फसाद होते हैं तो फसाद के समय में मुसलमानों को पुलिस वहाँ होने के बाद में भी पुलिस पर भरोसा नहीं होता। वो आमतौर पर पुलिस को उस फसाद में मदद करने के लिए जब कॉल करते हैं तो उसके रिप्लाई तक उनको नहीं मिलते। और ये बात दिल्ली के इंदिरा गांधी के हत्या के बाद में जब सिखों के विरोध में हिंसाचार हुआ तो सिखों को भी ये अनुभव रहा। वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे तो उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जहां दंगा हो रहा था और वहां अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो वहां वो सिख अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हमारी फिल्मों में तो एक बड़ा मजाकिया तरीके से रखा जाता है, आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस तो आखिर में पहुंचती, आखिर में आती है। ये तो फैक्ट मतलब जो है जो आप अंदाजा लगा लो कि पुलिस की कार्य क्षमता पर मजाक बनाए जाते हो तो ये किस तरीके से। दंगों का अनुभव ये रहा है कि मुसलमानों को दंगों में पुलिस के द्वारा कभी भी किसी तरीके से कोई जो उनकी भूमिका होती है पुलिस की एक ईमानदारी की तरह से वो दंगों को कंट्रोल करने का काम करे वो नहीं करती। तीन बातें हम लोग खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि मुसलमान दंगों के दौरान पुलिस को किस नज़र से देखते हैं या दंगा और पुलिसों का क्या ही रहता है। आमतौर पर दंगों के बारे में देश भर में एक लोगों का राय बनाया जाता है कि दंगे मुसलमान शुरू करते। एक बड़ी धारणा मीडिया के द्वारा हो या लोगों के द्वारा बनाई गई हो या लगातार आरएसएस के द्वारा इसका प्रचार करता जाता हो कि मुसलमान दंगा शुरू करते। मगर हकीकत ये होती है कि दंगा किसी ने भी शुरू किया हो, दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होता है। बिल्कुल। दिल्ली के राइट्स में भी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मरने वाले जो थे 53 में से 38 थे। और वो भी जिनके मतलब जिनके बॉडीज मिली, जिनके शव मिले, ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले नालों में कूद कर लोगों ने जाने दी। बहुत सारे ऐसे अनआइडेंटिफाइड भी जो लोग हैं जिनको पहचाना नहीं गया, वो आंकड़ा हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो दंगों में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान होते। 2/3 से भी ज्यादा ये जो दंगों में मरने वाले लोगों की संख्या जो है मुसलमानों की होती, जितने भी बड़े बड़े राइट्स आपने देखे होंगे। उसके बाद इतना ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होने के बाद में पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उस पुलिस कार्रवाई में भी सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मुसलमानों की ही होती है। ये भी बड़ा अजब है। दंगे में नुकसान मुसलमानों का हुआ, जान माल का नुकसान मुसलमानों का हुआ, और उसके बाद जो गिरफ्तारियां होती है वो भी बड़े पैमाने पर मुसलमानों की ही होती है। तो ये भी अनुभव रहा है कि मुसलमान जो है पुलिस से क्यों विश्वास रखे क्यों दंगों में वो पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करते। अभी दिल्ली के फसाद में तो ये नारा था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो ये पुलिस का होगा। आपने भी देखा होगा जब शाहीन बाग के मामले को लेकर जब आंदोलन चल रहे थे तो एक गुंडा जो बाद में जिसने बीजेपी ज्वाइन की, जिसे उन्होंने सरफिरा कहा था, वो पुलिस लोगों के सामने गोली चला रहा है तो पुलिस उसके पीछे खड़े। जामिया पर भी हमने देखा कि एक माइनर जो वो लड़का था वो उसने फायर किया था जामिया के स्टूडेंट्स। वही वो बात मैं कह रहा हूं कि पुलिस उसके पीछे खड़ी है, वो गोली चला रहा है, उसकी वीडियो आ रहे हैं और पुलिस उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। और यही बात हमने देखा कि वो अभी आदिवासियों के हाथ में लकड़ी भी आ जाए तो उसको नक्सलाइट बनाकर पुलिस मार रही है। तो दंगों में हमेशा पुलिस जो है वो दंगाइयों के समर्थन में रही। आमतौर पर अगर हम सीधी सपाट भाषा में कहें तो जो दंगे हैं ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कम होते हैं। मुसलमान उस दौरान पुलिस के साथ ही ज़्यादा टकराव होता है और ये दंगे जो है हिंदू मुसलमान के तौर पर कम होते हैं, पुलिस और मुसलमान के रूप में ज़्यादा होते, क्योंकि पुलिस ही उसमें शामिल होती है। ऐसे फैक्ट सामने आते। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले लोगों के पास में साधन नहीं थे, मोबाइल रिकॉर्ड करने वाले साधन नहीं थी, इस वजह से उसके वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं बन पाते थे। मगर आज जो तथ्य हमारे सामने है, सोशल मीडिया पर लोगों ने लाइव किया है कि किस तरीके से दंगाइयों को मदद करने का काम पुलिस कर रही है। कुछ जगह तो पुलिस खुद ही ये सारी चीजें कर रही है, उसकी भी वीडियो सामने आए, बगैर नेम प्लेट के घूम रहे। किसान आंदोलन पे अभी सिंघू बॉर्डर पर जो हमले हुए वहां पर भी हमने देखा कि पुलिस ही दंगाइयों के साइड में खड़े रहकर पथराव कर रही है। आंदोलन जो कर रहे किसान आंदोलन स्थल पर, वहां पर भी हमने देखा। ये जो दंगों का एक आमतौर पर जो है, कहीं भी दंगा हो, किसी भी देश के कोने में, मतलब देश के किसी भी कोने में दंगा फैले, किसी गांव में, जिले में, शहर में, वो बड़ा बनाकर उसको कहा जाता, तो हमेशा के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी दंगा अगर 24 घंटों से ज़्यादा चले
तो वो समझ लेना कि उसमें स्टेट शामिल है। कोई भी दंगा, कोई भी फसाद जो है ये बगैर स्टेट के चल ही नहीं सकता। तो दिल्ली में जो राइट्स हुए या देश भर में जितने भी राइट्स होते हैं जो बड़े 24 घंटों से ज़्यादा चलते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर होते हैं और उसमें स्टेट शामिल होता है, स्टेट इन्वॉल्व होता है। और यहाँ स्टेट का मतलब जो है सीधे तौर पर पुलिस होती है। भीमा कोरेगांव के मामले में आपने देखा होगा जी, राइट्स चले कैसे चले, वहाँ हथियार लाए गए, पत्थर लाए गए, सारी चीज़ें की गई और पुलिस को कुछ भी पता नहीं था। IB आपके पास में है, LIB आपके पास में, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तरह तरह की एजेंसी आपके पास में, इतना बड़ा राइट्स भीमा कोरेगांव में हो रहा है, फिर भी पुलिस को पता नहीं। राइट्स को स्पॉन्टेनियसली तो नहीं होते। बिल्कुल। तो जब भी राइट 24 घंटे से ज्यादा चले तो उसमें पुलिस का रोल होता है, स्टेट का रोल होता है, मीडिया उसमें शामिल होता है, सारी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां उसमें शामिल होती है और मिलकर ये राइट्स किए जाते हैं जो सरकार के फायदे के होते हैं, सरकार के हित में है। अगर सरकार चाहे तो ही राइट्स हो सकते हैं जी। इसलिए मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि स्टेट स्पॉन्सर राइट्स। इसलिए आज तक दंगों में जहां पुलिस गलत शामिल हुई, पुलिस तक ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। 20-20, 25-25 साल तक बेगुनाह मुसलमानों को जेल में सड़ाया गया और जिन लोगों ने झूठे चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट करवाया, उनको मतलब जेल में सड़ाया, उसकी विरोध में क्या कार्रवाई हुई? ये लगभग 1700 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? बेगुनाह लोगों को जेल में सड़ाया जाता है, अंडर ट्रायल 70% से ज्यादा कैदी है, तो उनको जब आप झूठे मुकदमे में फंसा रहे हो तो ऐसे गलत धारणा करने वाले लोगों के ऊपर क्या किया जाता है? मैं एक ही उदाहरण लेकर इस बात को साबित करना चाहूँगा। सोनी सोरी का नाम आपने सुना होगा, मानवाधिकार के लिए काम करने वाले, आदिवासियों के लिए काम करने वाली बहुत स्ट्रांग कार्यकर्ता। उनके ऊपर जिस अधिकारी ने मतलब उनको पकड़कर अट्रॉसिटी की थी, सेक्सुअल हरासमेंट के केस अंकित गर्ग नाम के एक अधिकारी पर चल रहे थे। उस अंकित गर्ग के ऊपर सोनी सूरी को पकड़कर इल्लीगल तरीके से उसके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए, उनके ऊपर उनके मानवाधिकारों का हनन किया, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। उस अंकित गर्ग को केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अब जब कोई जो पुलिस अधिकारी किसी महिला के ऊपर अत्याचार करता है, वो वहाँ के आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन करता है और ऐसे अधिकारी को केंद्र सरकार नेशनल गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित करती है, तो ये किसका सम्मान? तो बाकियों की भी हिम्मत बढ़ती है कि ऐसे करने से वो जो बर्बरता की जाती है उसका सम्मान है। बिल्कुल। उस बर्बरता को शासन की मान्यता दी जाती है। इसलिए जब तक भारत में ये जो सरकारी व्यवस्था का तंत्र बना है, भारत की जनता को पुलिस से जो उम्मीद है वो कहीं नहीं होती। आमतौर पर पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिसका आम लोगों से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसका संपर्क या जरूरत होती है पुलिस की होती है। अब जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लोगों का संपर्क होता है वो कितनी ज़्यादा पोलाइट होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा जनता के हित में होनी चाहिए। अगर भारत में बदलाव की ज़रूरत है तो सबसे पहले बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? पुलिस की इस भूमिका में सुधार की ज़रूरत है। मगर ना जनता इसके लिए गंभीर है, ना राजनेता इसके लिए गंभीर है, और पुलिस अपने से इसमें कोई बदलाव करेंगे ये बात मानने वाली नहीं। इसलिए दंगों में या आंदोलन में पुलिस जो है ये सरकार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है। बहुत विस्तार से हमने इस पर चर्चा कर ली है और ये सभी पुलिस अधिकारियों के बारे में नहीं है या सभी पुलिस कर्मचारियों के बारे में हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी, जो कर्मचारी अपने अधिकार का जरूरत से ज्यादा या बर्बरता पूर्वक जो उपयोग करता है, जनता के कानून और व्यवस्था बरकरार करने के लिए उनका रोल है, उनकी संविधान ने भूमिका तय की है, लेकिन उन अधिकारों को ज्यादा इस्तेमाल करना और बर्बरता करना या मार पिटाई करना, किसी की हत्या कर देना, ये पुलिस को अधिकार नहीं दिए है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि जो शासक वर्ग है वो अपने हितों के लिए पुलिस प्रशासन का हथियार के तौर पर उपयोग करता है। तो अब ये पुलिस प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, फिर चाहे वो ऊपरी अधिकारी हो या एकदम निचले स्तर का जो कर्मचारी है, उन्होंने ये सोचना है कि हम अपने ही जनता के विरोध में क्यों काम करें। ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और उसके हिसाब से आगे का जो आपका काम है वो करना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए जो भी आपको अधिकार दिए हैं बेशक उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कानून के अधिकार
हथियारों का ज्यादा उपयोग करके किसी को मारना या किसी की जान लेना, ये अधिकार आपको नहीं दिए है। ये आप बात ध्यान में, संविधान की रक्षा करने की जी बिल्कुल, और मानव अधिकार जो संविधान ने इस देश के साधारण लोगों को दिए हैं, या उसके साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो न्याय की उम्मीद लेकर वो जो पुलिस थाने में आता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, न्याय मांगना उसका मौलिक अधिकार है, न्याय लेना उसका मौलिक अधिकार है, और उसको उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस बनाई गई है। मगर पुलिस ये नहीं करती, जो करते हैं वो जरूरी है और उनको करना ही चाहिए, उसी के लिए तो उनको रखा गया है। बिल्कुल, अगर वो अपने मूल्यों से, अपने जिम्मेदारियों उसके ऊपर काम करते हैं तो वो बहुत काबिल तारीफ उसको हम ये कह सकते हैं, मगर वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। मगर आमतौर पर आम लोगों का ये अनुभव नहीं है। बहुत बार उसके ऊपर चर्चा मीडिया में भी हुई, कमीशंस भी पुलिस सुधार के लिए बनाए गए, मगर ज़्यादातर हमने देखा कि पुलिस सुधार के नाम पर जितने कमीशंस बनते हैं वो पुलिसों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हथियार जो है वो देने के लिए होते हैं, उनके हथियार बदलने के लिए होते हैं, ताकि और ज़्यादा वो पुलिस जो है जनता के साथ में ये करे। गुनहगारियों के साथ, मतलब जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने की जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है, उससे भी ज़्यादा जो है पुलिस की जिम्मेदारी जो शांतिपूर्ण तरीके से जीने वाले लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों में किसी तरीके से कोई बाधा ना आए, ना क्रिमिनल की तरफ से ना सरकार की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट भी ट्रेटर की तरह इस्तेमाल होती है। आज किसानों ने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो अपने अधिकारों के लिए बात कर रही है, तो सरकार के विरोध में उनका संघर्ष पुलिस के साथ में नहीं। और दुनिया में कोई भी आंदोलन करने वाला जो आंदोलन करता होता है वो कभी भी पुलिस के विरोध में आंदोलन नहीं करता, प्रशासन के विरोध में आंदोलन नहीं करता, क्योंकि नीतियां ना पुलिस बनाती ना प्रशासन बनाता। नीतियां बनाने का काम सरकार करती है, मगर सरकार ये जानती है कि वो जन विरोधी नीतियां है और जनता इसके विरोध में खड़ी होगी तो उसको रोकने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये मेंटेन करने का मतलब क्या है? तो जनता की जो बगावत है उसको नियंत्रित करने का दूसरा नाम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। बिल्कुल, तो ये बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है और पुलिस प्रशासन में काम करने वाले हर एक कर्मचारी की ये जिम्मेदारी है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास उन पर कैसा बने, उस प्रकार का उनका रवैया होना चाहिए, उस प्रकार से उनका व्यवहार जनता के साथ होना चाहिए। तो इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले चर्चा में। पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है जिस पर हमने विस्तार से बात की, अलग अलग पहलुओं पर बात की है, उस पर आपका क्या सोचना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हम बार बार कह रहे हैं कि MNTV की तरफ से हमने ये जो सीरीज शुरू की है थॉटकास्ट की, उस थॉटकास्ट के सीरीज में आपको अगर ऐसा लगता है कि MNTV ने इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए, इस विषय पर भी आपको जानकारी देने का काम करना चाहिए, तो आप सुझाव के तौर पर विषय हमें बता सकते हैं कमेंट में और हम प्रयास करेंगे कि उन विषयों पर, उन मुद्दों पर चर्चा करके आप लोगों को और ज्यादा जानकार बनाएं। शुक्रिया।